हेलो एवरीवन। सो स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड में। आज हम क्या पढ़ेंगे, अपना मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं आज से हम। तो ये RO ARO प्लस PCS बाकी अदर एग्ज़ाम SSC पेट वगैरह सबके लिए ये इम्पोर्टेंट होगी ये जो वीडियो है, क्योंकि ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये एकदम क्रिस्प नोट्स है। और घटना चक्र, ल्यूसेंट वगैरह और स्पेक्ट्रम जो स्टैंडर्ड बुक, इनमें से मैंने ये एकदम कंबाइन करके बनाया है वन लाइनर फॉर्म। और मैं हिस्ट्री में ऐसे ही पूछते हैं, डायरेक्ट डेट वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा कंसेप्ट आने लगे तो जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगेगी कि मुझे आपको बताना चाहिए वहाँ मैं आपको बताऊँगी भी, ठीक है। बाकी यार देखो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो हमारे, और वीडियोज़ वगैरह शेयर वेयर कर दिया करो यार, तभी तो हमारा ये रहेगा ना कि हाँ चलो ठीक है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हाँ चलो हमें थोड़ा इसका फल तो मिल रहा है। आप तो यार पता नहीं क्या ही करते नहीं हो, पता नहीं बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता है शायद से। चलिए खैर, अभी हम पढ़ते हैं, इतने टोन नहीं मारने चाहिए। तो पुर्तगाली, अच्छा पहले मैं इनका आपको आने का क्रम बता देती हूँ। तो ये कैसे कैसे आते हैं, पहले जो पोर्तुगीज़ होते हैं वो आते हैं, उसके बाद फिर हमारे डच आते हैं, फिर उसके बाद हमारे इंग्लिश आते हैं, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी आते हैं। और स्वीडिश वगैरह का इतना ज़्यादा रोल नहीं है इंडिया के कंटेक्स्ट में, ये अपना हम इनको ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये इनको चुल मची थी कि हमको उधर जाना है, क्या मतलब कैसे स्टार्ट हुआ ये सब कुछ। रोमन एम्पायर हमारा डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। और जो यूरोपियन जो लोग थे, उनके दिमाग में क्या था, उनको थोड़ा एक्सप्लोर करना था वर्ल्ड को। उनके अंदर जागरूकता आ रही थी, मतलब उनको धर्म के बारे में चीज़ें जानना और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट हैं उनके बारे में चीज़ों को समझना। दूसरा, वो एक तो वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने को चाह रहे थे। दूसरा ये कि उनके यहाँ पर ना टेक्निकल चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, जैसे शिप वगैरह बनने, ठीक है। साइंस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर कर ली थी, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। और फिर मतलब ऐसा था कि ऐसा तो नहीं है कि पूरा यूरोप इधर ही ऐसे पूरे, ये हमारी पूरी अर्थ हो गई जैसे। तो इसमें संधि हुई थी एक, कौन सी संधि हुई थी वो हमारी, तो हमारी वो संधि होती है यार, एक तो ये ऐसे, वो हमारी संधि होती है टोरडेसिलस की संधि 1497 में, 1497 में होती है। कि जो स्पेन वाले हैं ऐसे, ये ऊपर वाला फ्रांस और नीचे वाला स्पेन, दोनों के बीच में पेरिनीज बाउंड्री रहती है माउंटेन की। तो ये जो स्पेन वाले थे और ये जो ऊपर जो पुर्तगाल फ्रांस ये वाले मतलब पुर्तगाल वाले थे, इनके बीच में, इन सबके बीच में संधि होती है एक टोरडेसिलस की। तो वो कहते हैं कि जो अटलांटिक ओशियन है हमारा, अटलांटिक ओशियन, उसके ईस्ट में जो है वहाँ पर तो पुर्तगाली चले जाएंगे, और जो इसके वेस्ट में है वहाँ पर एक्सप्लोरेशन स्पेन वाले करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही डिवाइड हुआ था वर्ल्ड हमारा। ये इधर अटलांटिक ओशन की साइड वाले, ईस्ट वाले पोर्तुगीज़ आए थे, और इधर स्पेन में तभी जो कोलंबस है वो ढूंढने निकले थे, जैसे कि इंडिया को, क्योंकि उस टाइम पे हमारे देश को भी वैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इधर मसाले वसाले बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली होते थे, और ये उस टाइम पे ना थोड़ा इनको कि मीट वगैरह प्रिजर्व करना है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे फैक्टर काम किए थे। तो कोलंबस कि मैं इंडिया को ढूंढूंगा, तो वो निकले साहब। तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो वेस्ट में है, तो वो वेस्ट में पहुंच गए। उनको मिला वहाँ पे अमेरिका, ठीक है। उन्होंने इसका नाम वेस्ट इंडीज़ रख दिया। इधर अपने यहाँ पे आए थे वास्को डी गामा, उन्होंने अपने भारत की खोज करी थी। बाकी अब हम आगे देख ही लेते हैं। देखो, सबसे पहले प्रिंस हेनरी थे, ये मतलब ये खोजकर्ता थे ये भी एक, और ये भी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे, अर्थ को पूरी। तो 1454 में, 1454 में पोप निकोलस थे, इन्होंने इनको बैल दिया था कि आप जाओ और एक्सप्लोर करो दुनिया को, ठीक है। लेकिन ये बीच में ही मर गए थे बेचारे, है ना। तो फिर 1497 में संधि होती है, ये मैंने आपको बता दिया। ऐसे वर्ल्ड डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। और उसके बाद 1487 में अफ्रीका के दक्षिण छोर तक बार्थोलोम्यू दियाज पहुंचते हैं, ठीक है। जो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ पे जो यहाँ पे है बिल्कुल, यहाँ पे आते हैं बार्थोलोम्यू दियाज। और ये इंडिया तक नहीं आ पाते हैं, ठीक है। इंडिया में कौन आते हैं सबसे पहले, वास्को डी गामा आते हैं 1498 में, 1498 में आते हैं भारत में। और किसकी मदद से, अब्दुल मजीद की मदद से आते हैं।
इनकी मदद से आते हैं और उस टाइम पे जमोरिन राजा रहता है, तो जमोरिन इनकी सहायता करता है वास्को डी गामा की, ठीक। और ये ना काली मिर्च वगैरह लेके जाते हैं यहाँ से, तो इनको 60 गुना फ़ायदा होता है। ये घटना चक्र में लिखा था, स्पेक्ट्रम में 10 टाइम्स भी लिखा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। 1501 में दोबारा भारत में आए थे, लेकिन देखो मतलब इंडिया के अंदर ना बहुत सारे व्यापारी थे, अरब से भी थे, जापान से भी थे, चाइना से भी लोग आते थे, ठीक है। तो जो अरब का कंट्रोल हो गया था रेड सी वाले रास्ते में, इन्होंने इसीलिए समुद्र वाला रास्ता ढूंढा था, क्योंकि रेड सी वाले रास्ते में फारस की खाड़ी वाला जो रास्ता है वहाँ पे इनका कंट्रोल हो गया था अरब वालों का, क्योंकि ओटोमन एम्पायर आ गया था। तो ये जो यूरोपियन और अरब थे लोग थे, इनके बीच में झड़प रहती थी, कुछ तो रिलीजन के उस पर रहती थी थोड़ा, और वैसे भी थोड़ा हो ही जाता है यार जब व्यापार वगैरह करते हैं लोग, ठीक है। तो फिर अरब वालों ने जमोरिन राजा के कान भर दिए कि नहीं, सही नहीं है यूरोपियनों के साथ में ट्रेड करना, आप हमारे साथ में कीजिए। तो फिर जो जमोरिन था वो था कच्चे कानों का बादशाह, उसने क्या, उसने उसका स्वागत नहीं किया। फिर 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आता है भारत में, और वो कोचीन में फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो है वहाँ पर जो लोकल वहाँ के रूरल होते हैं, लोकल जो लोग होते हैं, उनके साथ में उसका संघर्ष होने, लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो फैक्ट्री स्थापित नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इनकी 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री बनती है पुर्तगालियों की। 1505 में फिर ये कन्नौर में बनाते हैं, और 1505 में ही बाद में थोड़ा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बनता है, जो कि 3 साल के लिए गवर्नर बनाया जाता है। 1508 में चोल का युद्ध होता है, महमूद बेगड़ा जो है वो उनके द्वारा हराया जाता है, ये हार जाते हैं हिंद महासागर में, ठीक है, इंडियन ओशन में हार जाते हैं। फिर 1509 में गुजरात मिस्र जमोरिन के संयुक्त बेड़ों को हरा देते हैं, ठीक है। नीले जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, अपना पूरा ओशन में वर्चस्व स्थापित करने के लिए कि जो भी आएगा हम उनसे टैक्स लेंगे, वसूली लेंगे, तभी जाने देंगे, नहीं तो हम नहीं जाने देंगे, ठीक। तो वो थी ब्लू जल की नीति, मतलब नीले जल की नीति। 1509 में जो अल्फांसो दी अल्बुकर्क आते हैं, ठीक है, और ये पोर्तुगीज शक्ति का इनको वास्तविक संस्थापक मानते हैं। क्यों, एक तो क्योंकि इन्होंने क्या किया, 1510 में बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, इनसे इन्होंने गोवा छीन लिया, ठीक, और उस पर कब्जा कर लिया। 1511 में इन्होंने मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1515 में फारस की खाड़ी यारमुज पर अधिकार कर लिया। जो ये अरब लोग थे, जो ओटोमन एम्पायर आ गया था, उन्होंने इनका बंद कर दिया था लैंड वाला रास्ता भी, और ये इधर उधर को व्यापार नहीं कर सकते थे, ऐसे घूम के इधर ऐसे ऐसे लंबे करके आए थे। तो वहाँ पे जो अल्बुकर्क था, इसने क्या किया, इसने फारस की खाड़ी पर ही अधिकार कर लिया कि अब तुम रोक कर दिखाओ हमको, ठीक। और ये ही वो इंसान था अल्बुकर्क जिसने ये बोला था कि आपको भारतीय स्त्रियों से विवाह करना है, कि आप जितना भारतीय स्त्रियों से विवाह करोगे तो उनके जो आपकी जनरेशन होगी वो क्रिश्चियनिटी को मानेगी, क्रिश्चियन धर्म को मानेगी, हमारे क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार होगा, ठीक है। मुख्यालय इसने कोचीन बनाया था अल्बुकर्क ने, ठीक, और कोचीन ही इनकी पहली फैक्ट्री थी। इसके बाद आते हैं अच्छा, इससे पहले 1524 में हमारे वो भी आते हैं, वास्को डी गामा आते हैं, एज अ गवर्नर आते हैं वो, और वो मर जाते हैं यहीं पे कुछ दिन बाद, और मतलब तो उनकी जो कब्र है वो गोवा में है, ये याद रखना, ठीक। ये मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई थी, ऐसे मैंने बता दिया। नीनो डी कुना आते हैं 1529 से 1538 में। तो इन्होंने क्या किया, 1530 में कोचीन से गोवा इन्होंने अपनी राजधानी हेडक्वार्टर बना लिया, ठीक है। और 1534 में बसेन पर जो द्वीप था वो बहादुर शाह राजा था उस टाइम पे वहाँ का, तो उसने 1534 में बसेन द्वीप दे दिया इनको। क्यों, उस टाइम पे ना जो मुग़ल बादशाह था वो हुमायूं था, हुमायूं के बीच में और बहादुर शाह के बीच में झड़प चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। तो क्या हुआ फिर कि इसने अपने मतलब पुर्तगालियों का साथ पाने के लिए बहादुर शाह ने, इसने बोला कि आप एक काम करो, बसीन द्वीप ले लो, और जो द्वीप है वो वाला द्वीप भी हम आपको दे देंगे आधार बनाने के लिए, आप वहाँ पे जो चाहे कर सकते हो, फैक्ट्री वगैरह बना सकते हो, आप मेरा साथ दो हुमायूं से लड़ने के लिए। तो फिर क्या होता है, हुमायूं कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि हुमायूं वापस चला जाता है, गुजरात से वापस दिल्ली वगैरह चला जाता है अपना वो। तो फिर बहादुर शाह को लगता है यार मेरे जो देखो ये जो इधर पोर्ट वाली जो इसकी साइट थी बहादुर शाह की, जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता था, कि मेरी दो इम्पोर्टेंट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है बिजनेस के लिए, उसके मतलब उसके काम के लिए, कि वो जा रही है। तो उसके साथ में फिर झड़प होने लगी पुर्तगालियों की, ठीक।
तो ये डेट याद रखना आप। 1534 में बसीन द्वीप दे दिया था बहादुर शाह ने। 1535 में उन्होंने जो द्वीप था दमन द्वीप वाला वहाँ पे कब्जा कर लिया था। 1536 में बहादुर शाह प्लस पुर्तगालियों में संघर्ष, ठीक है, मैंने आपको बताया ना। फिर ऐसे ऐसे हुआ था 1536 में इन दोनों के बीच में, क्योंकि हुमायूं चला जाता है वापस तो बहादुर शाह को डर नहीं रहता है। अब ये सोचता है कि पुर्तगालियों से अपनी ज़मीन वापस ले लूँ, तो इनके बीच में लड़ाई होनी शुरू होती है। तो फिर 1559 पे दमन पर भी कब्जा कर लेते हैं पुर्तगाली। 1596 में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि डच कंपनी आ चुकी थी। फिर डच आए, उन्होंने अपनी पावर इस्टेब्लिश की। अब उन्होंने सोचा कि अब हमको यहाँ टिकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो पुर्तगालियों से लड़े। फिर 1612 में सवालल्ली ऐसे भी बोलते हैं इसको, जो भी आप पढ़ो। स्वाली का युद्ध होता है पुर्तगालियों के बीच में प्लस अंग्रेज़ों के बीच में। इसमें पुर्तगाली हार जाते हैं और अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं और इनको सूरत मिल जाता है, ठीक है। फिर 1663 में डचों ने पुर्तगालियों को मालाबार के सभी दुर्ग जीत लेते हैं। जो डच होते हैं वे मालाबार के जो जितने भी उनके फोर्ट होते हैं वहाँ से पुर्तगालियों के सब जीत लेते हैं 1663 में। 1961 में देखो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे और ये सबसे बाद में ही जाते हैं, 1961 में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने डच, ठीक है। तो डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में। और जो 1596 में कर्नेलियन हाउटमैन, ये ना यात्री था, तो ये सुमात्रा में पहुंचा था सबसे पहले। इंडिया में नहीं आए ये सबसे पहले गए, इंडोनेशिया का ही आइलैंड पड़ता है सुमात्रा, तो ये वहाँ पर गए थे, ठीक है। और 1605 में फिर प्रथम फैक्ट्री इनकी बनती है मसूलीपट्टनम, और ये कहाँ पे है जगह? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये आते हैं पहले ये जाते हैं इंडोनेशिया, उसके बाद ये भारत आते हैं। 1609 में पुलिकट में बनाते हैं फैक्ट्री, 1616 में सूरत में, 1641 में ये भीमलीपट्टम में बनाते हैं और 1645 में कराईकल में, 1653 में चिंसुरा में। अच्छा, ये सारी डेट आप याद रखना क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? RO, UPPCS, अदर एग्ज़ाम के लिए, सभी के लिए, क्योंकि डेट वगैरह ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है हिस्ट्री में, ठीक है। और 1658 में बारानगर, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नागपट्टनम में भी इनकी फैक्ट्री वगैरह बनती है। 1663 में कोचीन में बनाते हैं। और नील निर्यात, अच्छा ये ना इंडिया से ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं ट्रेड करते थे ये, एक सेकेंड यार, इंडिया से मसाले वगैरह नहीं ज़्यादा ट्रेड करते थे, मसाले लेते थे इंडोनेशिया से। इंडिया से क्या क्या लेते थे अब हम देखते हैं। जो नील था, इंडिगो, ये निर्यात करते थे कहाँ से? यमुना घाटी वाले रीजन से, सेंट्रल इंडिया से, मध्य भारत से। कपड़े और सिल्क कहाँ से लेते थे? बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल वाले कोस्ट से, ठीक। ये याद रखना क्योंकि ये इस तरीके के PYQ में आए हैं कि जो है ये कौन कौन सी चीज़ कहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, ठीक है। साल्ट पीटर, ये बिहार से लेते थे। अफीम और चावल ये गंगा घाटी से लेते थे। काली मिर्च और जो मसाले वगैरह होते थे वो इंडोनेशिया से व्यापार करते थे। 1759 में नवंबर में हुगली युद्ध होता है, इसको चिंसुरा युद्ध भी बोलते हैं, बैदरा भी, बैटल ऑफ बैदरा, बैटल ऑफ चिंसुरा, बैटल ऑफ हुगली, ये तीनों बोले जाते हैं इसी को ही। 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच में होता है। तो इनका क्या होता है? डचों का वर्चस्व समाप्त हो जाता है, यहाँ पे अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना ब्रिटिश साम्राज्य। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और अच्छे से देखना आप इसको, ठीक है। तो इनकी कंपनी की स्थापना कब होती है? 1600 में होती है। 15 सालों के लिए मोनोपोली देते हैं कि आप ईस्ट इंडीज में जाओ और वहाँ पे आप व्यापार कर सकते हो। एलिजाबेथ प्रथम जो होती है वो चार्टर साइन करती है, ठीक है। इनकी कंपनी की स्थापना होती है। फिर भारत ये कब आते हैं? 1608 में आते हैं। तो 1608 से 1609 में जो कैप्टन हॉकिंस है ये जेम्स प्रथम के दूत थे, तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे, ठीक है। और ये तुर्की, फारसी ये भाषा जानते थे। अच्छा, ये क्वेश्चन PYQ में आया है, PCS के शायद, हाँ PCS के ही आया है। उसमें दे रखा था स्टेटमेंट में कि जो कैप्टन हॉकिंस थे तुर्की और फारसी के बहुत अच्छे जानकार थे। तो वो अच्छे जानकार थे, ना कि बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत था क्योंकि उसमें बहुत वर्ड लगा था। एक्सट्रीम स्टेटमेंट देते तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये तुर्की भाषा, फारसी भाषा के जानकार थे और जहांगीर ने इनको खुश होकर 400 का मनसब इंग्लिश खान की उपाधि दी थी।
1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थाई फैक्ट्री बनाते हैं ये, क्योंकि जहांगीर से ना इनको परमिशन नहीं मिलती है फैक्ट्री बनाने की। तब तक तो ये नॉर्मल ये है कि अपना ट्रेड वगैरह इन्होंने करना शुरू कर दिया था आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, ठीक है। तो 1612 में फिर स्वाली का युद्ध होता है, जब ये पुर्तगाली इसमें हारे थे सूरत के पास में, तो जो जहांगीर होता है वो खुश हो जाता है इनसे, तो वो फैक्ट्री बनाने की इजाज़त दे देता है। तो 1613 में इनकी प्रथम फैक्ट्री बनती है, जो कि स्थायी होती है, और किसके नेतृत्व में बनती है? थॉमस एडवर्थ के। और जो हमारा स्वाली का युद्ध होता है वो थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में होता है, ठीक है। 1615 में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है, ये भी जेम्स प्रथम के ही दूत थे। और 1619 में फैक्ट्री कहाँ पे बनती है? आगरा में, अहमदाबाद में, बरोच में, ठीक है। 1662 में फिर चार्ल्स सेकंड का शादी होती है कैथरीन पुर्तगाल की प्रिंसेस होती है उनसे, और चार्ल्स सेकंड जो ये होते हैं ये इंग्लिश के वो होते हैं, किंग होते हैं, ठीक। इनसे इनकी शादी होती है, इनको दहेज में जो है बम्बई मिलता है। और 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई जो है 10 पाउंड वार्षिक पर मिल जाता है, ठीक है। ये दे देते हैं इनको, जो ये इनसे मांग लेते हैं किंग क्वीन से कि हमको बम्बई चाहिए, तो वो 10 पाउंड वार्षिक पर दे देते हैं उनको। फिर 1632 में 500 पगोड़ा वर्ष पर गोलकुंडा के बंदरगाह पर मुक्त व्यापार मिल जाता है, ठीक है। इसको गोल्डन फरमान भी बोला जाता है, सुनहरा फरमान। कितने रुपए? 500 पगोड़ा पर, ठीक है। और ये जो सुनहरा फरमान है ये देता कौन है? अब्दुल्ला कुतुब शाह देता है। उस टाइम पे कुतुब शाही डायनेस्टी चलती रहती है। कुतुब शाही चलती रहती है, वो अलग अलग थे ना, वो कुतुब शाही और ये, और जैसे वो बीजापुर के सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, तो ये सब कोई। पूर्व में इनकी पहली फैक्ट्री कब बनती है? ऐसे यहाँ पे पूर्व इधर की ईस्ट की साइड हरिहरपुर में, जो कि महानदी के डेल्टा पर होती है, बालासोर में जो कि उड़ीसा में रहती है। फिर 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास लीज पर लेते हैं, पट्टे पर लेते हैं। और जो ये मद्रास है किसके नेतृत्व में लिया जाता है? फ्रांसिस डे के नेतृत्व में लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज बना था, ये कोरोमंडल तट पर था फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो मद्रास इन्होंने लीज पर लिया था फ्रांसिस डे ने। 1667 में औरंगजेब से बंगाल में व्यापार करने का भी फरमान मिल जाता है इनको, और शाह सूजा भी इनको 3000 रुपये वार्षिक पर व्यापार की अनुमति दे देता है कि आप हमें एक साल में 3000 रुपये देना और यहाँ पर आप व्यापार कर सकते हैं। फिर बंगाल के जो सूबेदार हैं उनसे इनको 3 गाँव की ज़मींदारी मिलती है, कितने रुपये पर? 1200 रुपये पर। कौन कौन से गाँव थे? सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर, इन तीनों को मिला के बनता है कलकत्ता शहर, ठीक है। कब बनता है ये बनता है 1690 में। और इसके जो किसने बनाया था, किसने इसकी स्थापना की थी? जॉर्ज चार्नोक ने की थी। 1700 में फिर कलकत्ता में ही ये फोर्ट विलियम बनाते हैं, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे फोर्ट विलियम के वो थे चार्ल्स आयर प्रथम, ठीक है। चार्ल्स आयर थे इसके प्रथम अध्यक्ष। तो 1717 में जो ये जॉन सरमैन होते हैं ना, ये फारुखसियार से फरमान प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमें इनको ना फारुखसियार को बहुत ही कुछ गंभीर बीमारी हो जाती है, तो हैमिल्टन जो होते हैं वो इनकी ठीक कर देते हैं। तो उसके बाद ये खुश होकर इनको एक फरमान जारी करता है, और इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है कंपनी का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको देखो कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये कहते हैं कि इसमें लिखा था कि आप 3000 रुपये देना और बंगाल में आयात और निर्यात कर सकते हैं, कोई भी कस्टम ड्यूटी टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगेगा, कि आप दस्तक जारी कर सकते हैं, कंपनी का परमिट जारी कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। कलकत्ता में वसूली का अधिकार, जो कलकत्ता वाले आसपास वाले रीजन थे वहाँ पर आप वसूली कर सकते हैं। सूरत में टैक्स वगैरह लगते थे, आपको वो देने की ज़रूरत नहीं, बस आप 10,000 रुपये दे देना, ठीक। और फिर बम्बई में जो ये अंग्रेज जो है अपने आप से सिक्के ढालने लगे, और मुग़ल साम्राज्य में पूरे मतलब मुग़ल उसमें कि इनको कोई रोक नहीं सकता, जो ये सिक्के ढाले हैं इन्होंने अंग्रेज़ों ने। फिर 1759 में बेदारा का युद्ध होता है, डच हारे, जो वो बैटल ऑफ हुगली वगैरह था। अंग्रेज और फ्रांस का युद्ध, ये कर्नाटक वाले युद्ध थे। पहला कब होता है? 1746 से 48 में होता है। और इनके बीच में छोटे छोटे जो युद्ध होते रहते हैं, वो उनमें कौन सा हुआ था? पहला कर्नाटक युद्ध था 1746 से 48 में, तो उसके बाद होता है 1748 में सेंट थॉम का युद्ध। फिर होता है हमारा कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 54 में। तो कर्नाटक के दूसरे युद्ध में कौन सा वो होता है युद्ध छोटे वाला? तो वो होता है 1749 में अंबर का युद्ध। फिर होता है तीसरा कर्नाटक युद्ध, वो कब होता है? 1756 से 63 में। और इसके बीच में जो छोटा युद्ध होता है वो होता है हमारा वांडीवास का युद्ध 1760 में, ठीक है। फिर उसके बाद होता है 1757 में प्लासी का युद्ध,
ठीक। और इसमें क्या अंग्रेज जीते थे और इसका नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने किया था। और ये ना धोखेधड़ी से जीते थे, ठीक है। तो इसे कोई ऐसा नहीं कहते कि ये बहुत ही ज़्यादा निर्णायक युद्ध रहा था। तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। अच्छा, ये याद रखना सिराजुद्दौला है, ठीक। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला आ जाता है जो कि अवध का नवाब था, लेकिन ये बंगाल का था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया था? यार लतीफ़ ने, राय दुर्लभ ने और मीर जाफ़र ने, ये 3 थे, ठीक, चापलूस। तो इन्होंने इसको धोखा दे दिया था जिस वजह से ये अंग्रेज जीत गए थे प्लासी के युद्ध में 1757 में। फिर है हमारा 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो इसमें अंग्रेज़ों के बीच में होता है और तीन इसमें सेना रहती है किसकी? शुजाउद्दौला की, जो कि अवध का नवाब रहता है, मीर कासिम जो कि बंगाल का रहता है उस टाइम पे, और ये जो शाह आलम होता है ये शाह आलम द्वितीय, ये मुग़ल सम्राट होता है। इन तीनों की सेना को मिलकर हराते हैं अंग्रेज। तो फिर क्या करते हैं? फिर ये इलाहाबाद की संधि करते हैं 1765 में। पहली वाली संधि होती है 12 अगस्त में, दूसरी वाली होती है 16 अगस्त में। अच्छा, ये जो युद्ध वगैरह है और जो इनके अंदर की चीज़ें हैं, इनके अंदर की जो चीज़ें हैं वो मैं कल वाली वीडियो में करा दूँगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, कि जो जितने भी युद्ध हुए थे और जो संधि हुई थी और उनके पीछे के कारण क्या थे, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती तो मैंने इसके अंदर नहीं कराया। मैंने इसके अंदर ये सिर्फ ये कि आप जैसे रिवीजन कर रहे हो तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मुझे आप अलग से पढ़ोगे तो, क्योंकि यहाँ से आप ओवरव्यू ले लोगे कि क्या क्या हुआ था ऐसे सीक्वेंस वाइज, और वहाँ पे जब आप युद्ध पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो फिर है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बनता है? क्लाइव बनता है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है बंगाल का? वैरन हास्टिंग बनता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह जब चल जाते हैं, भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। 1833 का चार्टर एक्ट। भारत का प्रथम वायसराय कब बनता है? लॉर्ड कैनिंग, और 1858 में बनता है। तो अब आ जाते हैं फ्रेंच पर। फ्रांसीसी थे जो, उनकी कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। जो लुई 14 थे और मंत्री कॉलबर्ट थे, उनके अधीन में ये कंपनी बनी थी 1667 में। फिर ये भारत आए थे। फ्रांसिस कैरोन का एक दल था, वो भारत में आया था। तो 1668 में इन्होंने क्या किया? सूरत में अपनी फैक्ट्री बसा ली, ठीक। 1669 में, मतलब 1669 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री बनाई थी। 1672 में जो एडमिरल डे था उसने गोलगुंटा के सुल्तान से सैंथोम प्राप्त कर लिया कि हमको सैंथोम दे दो व्यापार वगैरह करने के लिए। 1673 में शेर खान लोधी था, वोलीकोंडापुरम का गवर्नर था ये, और इसने फ्रांसिस मार्टिन को पुडुचेरी दे दिया, और यहाँ पर फोर्ट लुई बनाया गया था पौंडीचेरी में ही। और डच ने 1693 में पुडुचेरी पर कब्जा किया, परंतु सितंबर 1697 में रेजविक संधि के तहत इन्होंने वापस दे दिया था। किसको? फ्रांस को, फ्रांसीसियों को, डचों ने, ठीक है। और जो फ्रांसीसियों की फैक्ट्री थी वो कहाँ थी? माहे, कराईकल, बालासोर, कासिम बाजार। अच्छा, ये मैंने इसलिए लोकेशन लिख दी कि क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कहाँ पे इनकी फैक्ट्री नहीं रही है और कहाँ पे इनकी फैक्ट्री रही है। जब मैं PYQ कराऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। 1720 में फ्रांसीसियों की स्थिति कमज़ोर होने लगी। फिर क्या होता है? फिर डुप्ले आता है, ठीक है, कि सबका बदला लेगा कौन? डुप्ले। 1742 में आता है। वो बहुत चालाक भी था और ताकतवर भी था, मतलब एकदम चतुर प्राणी था। तो उसने क्या किया? 1740 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। फिर, और ये फ्रांस के बीच में ही तो हुए थे ना हमारे जो कर्नाटक युद्ध थे पहला 1740 से 48 में। इसमें संधि हुई थी हमारी एक्सला शेपेल की संधि, एक्सला चप्पल जैसे भी आप याद रखो, मतलब ऐसे फनी मूड में, कि एक्सला चप्पल की संधि। तो एक्सला सपेल की संधि पहले कर्नाटक युद्ध में, दूसरे में 1749 और 54 में हुई थी। यार क्या बोलती रहती मैं, 1749 और 54 में होता है दूसरा युद्ध। तो संधि कौन सी हुई थी? पौंडुचेरी की संधि 1755 में होती है। फिर होता है थर्ड कर्नाटक युद्ध जो कि 1756 से 63 में, और पेरिस संधि होती है इसमें कब? 1763 में, और युद्ध एंड हो जाता है। हाँ जी, तो अपना ये देख लेते हैं। ये मैंने एक टेबल बना दी थी छोटी सी, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, ये इसी क्रम में आते हैं। और हम स्थापना देख लेते हैं इनकी कंपनी की कब हुई थी। तो वो हुई थी 1498 में, 1602 में डचों की, और ब्रिटिश की 1600 में, डेनिश की 1616 में, फ्रांसीसी की 1664 में, स्वीडिश कंपनी बनती है 1731 में। तो ये आते कब है भारत में? पुर्तगाली तो आते हैं 1498 में, जब इनकी कंपनी बनी तभी। डच कब आते हैं? 1605 में आते हैं। और ब्रिटिश कब आते हैं? 1608 में आते हैं।
डेनिश कब आते हैं 1616 में, फ्रांसीसी कब आते हैं 1667 में। ठीक है। प्रथम फैक्ट्री कहाँ कहाँ किस किस की है, तो पुर्तगालियों की थी कोचीन, और डचों की कौन सी थी, वो उनकी थी मसूलीपट्टनम, और ब्रिटिश की जो मसूलीपट्टनम थी वहाँ पर इनकी अस्थायी फैक्ट्री थी, और सूरत में इन्होंने स्थायी फैक्ट्री बनाई थी। जब इनका जो स्वाली का युद्ध हुआ था 1612 में, तो जहांगीर ने खुश होकर परमिशन दे दी कि तुम फैक्ट्री बना लो। डेनिश की फर्स्ट फैक्ट्री थी ट्रंक्यूबार में, और फ्रांसीसियों की थी सूरत में। फैक्ट्री का ईयर क्या था, कोचीन जो थी पुर्तगालियों की वो 1503 में बनी थी, डचों की मसूलीपट्टनम में 1605 में, और सूरत 1613 में, डेनिश की ट्रंक्यूबार 1620 में, और फ्रांसीसियों की सूरत में 1668 में। अच्छा, ये ट्रंक्यूबार लोकेशन कहाँ पर है, ये है आपकी तमिलनाडु में। ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला जो पार्ट मैंने कराया, ये क्योंकि ये PYQ में आया हुआ है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी थी, कोलंबस ने अमेरिका की, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, और तस्मान थे ये हॉलैंड के थे, तस्मानिया और न्यूजीलैंड की। तो वास्को डी गामा कहाँ के थे, ये पुर्तगाली थे। जो ये कोलंबस थे ये इटली के थे, और इनको ना स्पेन ने पैसे दिए थे कि आप जाओ और खोज करो ऐसे। ठीक है। और कैप्टन कुक ये कहाँ के, बेटे इनके थे, और तस्मान तो ये हॉलैंड के थे ही। और बम्बई की स्थापना किसने करी थी, गेराल्ड डंगेर ने करी थी, 1669 से 1667 में थे ये। जॉर्ज चौनॉक ने कोलकाता की करी थी। 3 गांव लिए थे ना वो, सुतीनती और काली का था, वो वाले जो गांव लिए थे। फ्रैंको मार्टिन ने पौंडुचेरी की। ठीक है। बाकी हाँ, ये आज का इतना ही। और इसमें मेरे को देखो, मैंने इतने वन लाइनर फैक्ट करा के, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। आपको पता है एक भी पॉइंट शायद नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने स्पेक्ट्रम प्लस घटना प्लस ल्यूसेंट, क्योंकि ल्यूसेंट में इतना नहीं दिया है, आपने देखा होगा, घटना चक्र में बल्कि इतना नहीं दिया है। तो मैंने तीनों का जो मुझे जहाँ अच्छी चीज़ दिखी कि हाँ ये एग्ज़ाम में आ सकती हो, और PYQ बेस्ड मैंने ये बनाया है कि यहाँ से PYQ बने हैं। आप देखेंगे एग्ज़ाम में तो आपको मिल जाएंगे बहुत आराम से। अभी मैं कराऊंगी तो आपको दिखाती चलूँगी कि हाँ ये आया है उस पार्ट से, मैं आपको मैच कराती चलूँगी। और यार प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक वगैरह कर दिया करें, जिससे ना मेरे को पता चलेगा कि हाँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, मतलब मेरी मेहनत ख़राब नहीं हुई है। ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए अच्छे से, और खुश रहिए, बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहिए, जिससे कि आपका माइंड थोड़ा शांत रहे और आप अच्छे से पढ़ पाए और आप अपना सिलेक्शन ले पाए। मैं आपके लिए दुआ करूँगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए इस बार RO ARO में, PCS में, जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं। बाकी थैंक यू, पढ़ते रहिए एंड टेक केयर, बाय बाय।